जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल लर्निंग जीके पर। दोस्तों कैसे हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम लेके आए हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर अभी आप 10th या 12th क्लास में हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत ही लाभदायी साबित होंगे। दोस्तों इसको प्लीज़ अंतिम तक देखिए तो आपको समझ में आएगा कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से ये सही है। ठीक है, देखते हैं पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? अगर आपको सही उत्तर पता है तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी जो ब्लड ग्रुप रुधिर वर्ग ओ होता है वही सार्वत्रिक रक्तदाता होता है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एंटीजन अनुपस्थित होने के कारण रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, आपने समझा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, चार रक्त समूह ए बी बी और ओ में से किसे सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? ठीक है, तो आपके सामने देख सकते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन जो ए है वही उत्तर होगा इसका, यानी जो ओ है जो पहले क्वेश्चन था उसी के भी सिमिलर है। तो जो ब्लड ग्रुप ओ है उसी को बोलते हैं सार्वभौमिक या सार्वत्रिक रक्तदाता समूह। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप यहाँ देख सकते हैं, रक्त समूह ओ सार्वत्रिक दाता या यूनिवर्सल डोनर होता है क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन एंटीजन नहीं होता है, अतः इसका रुधिर सभी वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर अगर बात करें तो इस वर्ग के प्लाज्मा में दोनों प्रतिरक्षियों या एंटीबॉडी ए तथा एंटीबॉडी बी की उपस्थिति के कारण किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्ति का रुधिर इस वर्ग के व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता, नहीं चढ़ाया जा सकता। बात समझ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ठीक है, क्वेश्चन वही है लेकिन यहाँ ऑप्शन कुछ चेंज हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन ध्यान से और बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ठीक है, यानी जो O माइनस होता है ब्लड ग्रुप उसी को बोलते हैं सर्वदाता रक्त समूह। ठीक है ना, देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो यहाँ आप देख सकते हैं O माइनस रक्त समूह या ब्लड ग्रुप सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, जबकि AB प्लस जो होता है AB प्लस, ठीक है ये प्लस माइनस ध्यान रखिएगा, सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर रक्त समूह कहलाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि माता पिता में से किसी एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का रुधिर वर्ग O है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग या ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो आप ऑप्शन ध्यान से देखिए और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी जो संभावित बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को इम्पोर्टेंट। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यदि माता पिता में से किसी ए का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का ब्लड ग्रुप ओ है तो उनके बच्चे का संभावित जो ब्लड ग्रुप होगा या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? यानी कौन सा रुधिर वर्ग या ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप होता है? तो आप जानते हैं ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है वही होता है सर्वग्राही। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप यहाँ देख सकते हैं, रक्त को चार प्रमुख समूहों में बांटा जा सकता है, ए बी तथा ओ। ठीक है ना, ओ समूह का रक्त किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है इसलिए इसको सर्वदाता कहते हैं, समझिएगा। तथा ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को किसी भी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है। बात समझ रहे हैं, इसलिए इसको सर्वग्राही बोलते हैं, यानी जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी हो उसे किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है। ठीक ना, बात समझ में आ रही है। और जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ हो उस व्यक्ति के ब्लड को किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो। ठीक है,
तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो यानी जो ब्लड ग्रुप ए बी है ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप यहाँ देख सकते हैं ब्लड ग्रुप ए बी जो है, ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए और बी तथा कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए इसको सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहते हैं। यह सिर्फ ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को ही दे सकता है। ठीक ना, बात समझ रहे हैं? यानी जो ए बी होता है, जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो क्या होता है, उसमें कोई एंटीजन और कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए उसको बोला जाता है कि वो किसी को भी नहीं देगा, ऐसे किसी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना ब्लड नहीं देगा। ठीक है, सिर्फ जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसी व्यक्ति को ये अपना ब्लड दे सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति। यानी कहने का मतलब ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरे का ब्लड ग्रुप ए बी है। ठीक है, तो इस व्यक्ति को इसको देना है। ठीक है, तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति अपना ब्लड सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही दे सकता है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट। आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? तो अगर इसका उत्तर पता है तो अपना उत्तर कमेंट कर सकते हैं पहले। बहरहाल इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 120/80 जो होता है वो मनुष्यों में समान रक्तचाप होता है, यानी ब्लड प्रेशर होता है। इसको लिखा ऐसे जाता है 120/80 mmHg। ठीक है, तो इस प्रकार से आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। धमनियों में, धमनी कहने का मतलब जिससे ब्लड का प्रवाह होता है, जो पाइप नली होती है धमनी, धमनियों में रक्त दाब की दो अवस्थाएं होती हैं। पहले को प्रकुंचन दाब, यानी जो प्रकुंचन मतलब सिकुड़ा वाला जो दाब होता है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सिस्टोलिक प्रेशर, तथा दूसरे को प्रसारण दाब, यानी जो फैलाव वाला दाब होता है डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, कह रहे सामान्य तौर पर प्रकुंचन जो दाब होता है वो 120 मिली Hg होता है तथा प्रसारण जो दाब होता है वो 80 मिली Hg होता है। ठीक ना, तो इस प्रकार से उसको दिखाया जाता है 120/80, या फिर कहीं कहीं मिलता है आपको 80/120। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, लगभग पहले क्वेश्चन के समान है। मानव का जो सामान्य रक्तदाब होता है कितना होता है? तो सही उत्तर इसका कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी 80/120। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब नीले अपने आकुंचन द्वारा, यानी नीले जो क्या है वो हार्ट का एक चैम्बर है जिसमें फ्रेश खून मौजूद रहता है, और जब वो उसका प्रकुंचन होता है वह जब दबता है तो वहाँ से प्रेस करके ब्लड को पूरे बॉडी में भेजता है। ठीक है, जहाँ पे ब्लड जो शुद्ध हुआ होता है वो जाता है, शुद्ध मतलब इसमें ऑक्सीजन मिला होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आकुंचन द्वारा, नीले के आकुंचन द्वारा ब्लड धमनियों में पंप होता है। ठीक है, तो इस रुधिर का दबाव धमनियों की दीवारों पर पड़ता है, जो धमनी होता है जिससे ब्लड जाता है, वो ब्लड का ना जो प्रेशर होता है वो धमनी के दीवारों पर पड़ता है। इस दबाव को रुधिर दाब कहते हैं, यानी उसी ब्लड के दबाव, जो ब्लड धमनी के दीवारों पर दबाव डाल रहा था उसी दबाव को बोलते हैं रुधिर दाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसे सबसे पहले एस हेल्स ने घोड़ों में मापा था। ठीक ना, मानव का सामान्य रक्तदाब 80/120 मिमीपारा होता है, जिसमें 80 मिमीपारा जो होता है डायस्टोलिक, यानी कहने का जो प्रसारण होता है, यानी जो फैलाव होता है धमनियों का, ठीक है, वो होता है। और जो 120 मिमीपारा जो होता है वो सिस्टोलिक हो, जो प्रकुंचन होता है, ठीक है, वो होता है। इसको स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। समझ रहे? चलते हैं नेक्स्ट। आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी जो अधिवृक्क होता है एड्रिनल ग्रंथि वही करता है। ठीक ना, देखते हैं इसके बारे में फैक्ट को। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यदि शरीर में रक्तदाब कम होता है तो एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनल हार्मोन्स निकलता है जो रक्तदाब को बढ़ाता है। ठीक ना, चलते हैं नेक्स्ट। आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी रक्तचाप बढ़ने के लिए, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए। ठीक ना, हाइपरटेंशन कहते हैं उसको। ठीक है ना, देखते हैं इस बारे में फैक्ट को। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग उच्च रक्तचाप के संदर्भ में होता है। सामान्य मनुष्य में रक्तचाप 120/80 mmHg होता है, जिसमें 120 mmHg सिस्टोलिक होता है और 80 जो mmHg होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, हाइपरटेंशन के मरीजों में रक्तचाप सामान्य से कहीं ज़्यादा होता है।
बात समझ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट। आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। ठीक है, तो चारों ऑप्शंस में देखिए ध्यान से, किसका किससे मेल सही है। तो इसका सही उत्तर है आपके सामने ऑप्शन बी, यानी कहने का मतलब जो दिया गया है एथेरोस्क्लेरोसिस जो है उससे संबंधित क्या होता है, धमनियों का अवरुद्ध हो जाना। ठीक ना, धमनियों का अवरुद्ध हो जाना को क्या कहते हैं, तो एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। बात समझ रहे हैं इसको आप। बाकी जितने भी यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं वो सभी गलत हैं। चलते हैं नेक्स्ट। आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। तो फ्रेंड्स ये चारों ऑप्शंस में से कोई एक मेल सही से है, बाकी 3 गलत हैं। तो वो कौन सही है बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक ना, ये इसका सही उत्तर है। यानी कहने का मतलब जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है उसमें क्या होता है, तो धमनियों का जो अवरुद्ध हो जाता है, धमनी जो होती है वो अवरुद्ध हो जाती है, मतलब ब्लॉक हो जाती है, जिससे ब्लड सही से उसका आवागमन नहीं हो पाता है। देखते हैं इसके बारे में फैक्ट को। तो आप देख सकते हैं धमनियों में कोलेस्ट्रॉल एकत्र होने से धमनियां अवरुद्ध हो जाती हैं, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसकी वजह से रक्तचाप बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी इसको बोलते हैं इस्कीमिया। ठीक ना, देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यदि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति हो तो इसे इस्कीमिया कहते हैं। अपर्याप्त मतलब जितने रक्त की ज़रूरत है उतने रक्त नहीं मिल रही है, यानी अपर्याप्त रक्त मिल रहा है। ठीक है, इसकी वजह से ऊतकों में खाद्य पदार्थ नहीं पहुँच पाता और वह ऊतकें मर जाती हैं। ठीक है, तो इसे इस्कीमिया बोलते हैं। इस प्रकार की अगर रोग हो जाती है तो देख चलते हैं नेक्स्ट। आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी जो हिपैरिन है यही रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप देख सकते हैं यहाँ रुधिर में यानी ब्लड में हिपैरिन नामक प्रतिस्कंदक पदार्थ रुधिर को सॉल दशा में बनाए रखता है। ठीक ना, हिपैरिन को एंटीथ्रॉम्बिन कहते हैं। यह एक पॉलीसेकेराइड है, इसकी वजह से रुधिर में थक्का नहीं जमता है। बात समझ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट। आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है मानव ब्लड में। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, यानी 180 से 200 mg/% ही क्या है, सामान्य स्तर है कोलेस्ट्रॉल का। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप देख सकते हैं मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 mg/% होता है। अगर इसका स्तर 200 mg/% से ज़्यादा हो जाता है तो यह धमनियों पर जमा होने लगता है। इसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिससे क्या होता है, ब्लड का आवागमन कम हो जाता है और जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने की आशंका हो जाती है। बस समझ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट। आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर mg/100 ml में होता है। यानी ग्लूकोज स्तर जो होता है वो कितना mg 100 ml में होता है। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी 100 mg जो होता है ग्लूकोज स्तर वो 100 ml में पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के खून का pH कितना होता है। यानी pH मान अगर बात करें खून की तो कितनी होती है। यहाँ पे ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, कहीं दिया है कम अम्लीय, कहीं दिया है कम क्षारीय, कहीं अधिक अम्लीय अधिक क्षारीय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कम क्षारीय होता है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप देख सकते हैं रक्त का pH मान 7 से कुछ अधिक होता है, जबकि pH मान 7 उदासीन द्रव के लिए होता है। रक्त का pH सामान्यतया 7.3 से 7.5 के बीच रहता है। 7 से कम pH मान अम्लीय द्रव्यों लिक्विड्स का होता है और 7 से अधिक pH मान क्षारीय द्रव्यों का होता है। ठीक ना, आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो प्लाज्मा होता है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक ना, देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप यहाँ देख सकते हैं
कुल रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है तथा 45% भाग रुधिराणु होते हैं, यानी जो ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स यानी जो होते हैं जिसको बोलते हैं रुधिराणु या फिर रक्त कणिका के 3 भाग यथा लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका तथा प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक ना, लाल रक्त कणिकाएं रुधिराणु का लगभग 99.9% तक कुल रक्त का लगभग 40 से 45% भाग होती हैं। बात समझ रहे हैं? देखते हैं अगला क्वेश्चन को। आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव का रुधिर पीएच है। ठीक ना, जो मानव का रुधिर होता है उसका पीएच कितना होता है, पीएच मान बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक ना, पीएच मान 7.4 होता है, यानी क्षारीय होता है लेकिन कम क्षारीय होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या है? अगर आपको उत्तर पता है तो अपना उत्तर कमेंट कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी लगभग 5 लीटर होती है रुधिर की सामान्य मात्रा एक वयस्क मानव में। ठीक ना, चलते हैं नेक्स्ट। आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि प्लाज्मा सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 55% होता है सिर्फ प्लाज्मा। ठीक है, फिर उसके बाद कितना होता है, 45% में रक्त कणिकाएँ होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी फॉलिक एसिड के कारण होती है। ठीक ना, देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉलिक एसिड का मुख्य स्रोत हरी पत्तियाँ, जिगर, सोयाबीन, ईस्ट, गुर्दे, फलियाँ हैं। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य वृद्धि, रुधिराणु का निर्माण तथा डीएनए का संश्लेषण करना है। इसकी कमी से रुधिर यानी जो ब्लड होता है क्षीणता हो जाती है। ठीक ना, चलते हैं नेक्स्ट। आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि अब जब भी जाएंगे किसी सैलून में तो वहाँ पे अगर किसी कोई दाढ़ी बना रहा है तो वो कहीं कट फट गया, ठीक है, तो वो जब कटता है तो वहाँ पे फिटकरी वो लगाया जाता है। ठीक ना, उसमें एक्चुअली क्या है फिटकरी, तो वो एल्युमिनियम का एक लवण है। ठीक है, उसको पोटास एलम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पोटास एलम। तो इसका क्या होगा आंसर? पोटास एलम। ठीक ना, देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप यहाँ देख सकते हैं, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर पोटास एलम या फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र K2SO4 Al2SO4 थ्राइस N2 24H2O होता है ये। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलते हैं नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वर्णक प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, जो हीमोग्लोबिन होता है वो उसको बोलते हैं क्रोमोप्रोटीन। ठीक ना, इसके बारे में देखते हैं कुछ फैक्ट को। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, एक वर्णक प्रोटीन एक संयुग्मित प्रोटीन होता है जिसमें एक रंगीन कृत्रिम समूह अथवा कोफैक्टर यानी एक कारक जिसके साथ अन्य कारकों को कार्य करने के लिए संयुक्त होना पड़ता है। ठीक ना, वो होता है। इसका सामान्य उदाहरण हीमोग्लोबिन है जिसमें हीम, ठीक ना, हीम कोफैक्टर होता है। हीम एक लौहयुक्त अणु है जिससे ऑक्सीजनित लाल रक्त दिखाई पड़ता है। ठीक ना, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम्स और फ्लेवोप्रोटीन्स अन्य क्या है? वर्णक प्रोटीन्स होते हैं। ठीक ना, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिसमस फैक्टर किस में निहित होता है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, यानी रक्त जमाव में निहित होता है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, क्रिसमस फैक्टर रक्त जमाव से संबंधित है। इसे फैक्टर 9 भी कहा जाता है। ठीक ना, चलते हैं नेक्स्ट। आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, रुधिर लसिका हीमोलिम्फ्स इनमें देखी जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या है, किन में देखी जाती है बताइए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी संधिपाद या ऑर्थोपोडा में देखी जाती है हीमोलिम्फ्स। ठीक ना, देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप देख सकते हैं, रुधिर लसिका हीमोलिम्फ्स संधिपाद ऑर्थोपोडा में देखी जाती है। यह एक प्रकार का तरल द्रव है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है? यानी जो ब्लड सेल्स की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स जो होती है, रेड ब्लड सेल्स, उनकी जो जीवन काल होती है, आयु कितने दिन की होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 120 दिन की होती है उनकी
जीवन काल, ठीक ना। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप देख सकते हैं मानव में लाल रुधिर कणिकाओं की औसत जीवन काल लगभग 100 से 120 दिन तथा इनकी संख्या 54 लाख प्रति घन मिमी यानी मिलीमीटर में होती है, ठीक ना। यह शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, या फिर उसी को क्वेश्चन है, उसी का एक अलग तरीके से पूछा गया है। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी 100 से 120 दिन का होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, केचुओं की पृष्ठीय रुधिर, केचुए जो होते हैं, केचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिकाओं में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, अग्रगामी होता है, आगे की ओर होता है, ठीक ना। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो बस इसमें इतना ही है। केचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका जो होती है, जो नली होती है जिसमें से रुधिर का प्रवाह होता है, उसमें रक्त का प्रवाह अग्रगामी होता है, आगे की ओर होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें बस इतना ही। आपको ये सभी एमसीक्यूज कैसे लगे? आई होप कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही यूज़फुल साबित हुए होंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और इसको अपने दोस्तों में स्पेशली शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।